हेलो स्टूडेंट्स, वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया डाउनलोड लिंक चेक करें। थैंक यू। चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे MPA 18 डिजास्टर मैनेजमेंट के प्रीवियस ईयर और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर्स। ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आपने ये अच्छे से कर लिए तो एग्जाम निकलना पक्का है। लेट्स बिगिन। क्वेश्चन 6, डिस्कस द रिक्वायरमेंट्स इन शेल्टर प्रोविजन। क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन। इस क्वेश्चन में हमें डिजास्टर के बाद शेल्टर प्रोवाइड करने के लिए जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं उनके बारे में लिखना है। हमें बताना है कि किस टाइप के शेल्टर्स होते हैं, उनमें क्या फैसिलिटीज होनी चाहिए और प्लानिंग और कोऑर्डिनेशन कैसे होता है। साथ ही कुछ चैलेंजेस और एग्जाम्पल्स भी देने हैं। आंसर। इंट्रोडक्शन। डिजास्टर के टाइम पे शेल्टर देना सबसे जरूरी काम होता है क्योंकि अफेक्टेड लोगों को तुरंत रहने के लिए सुरक्षित जगह चाहिए होती है। शेल्टर प्रोविजन का मतलब है डिजास्टर से पीड़ित लोगों को टेम्पररी या परमानेंट घर देना। ये उनकी फिजिकल सेफ्टी के साथ साथ उनका कॉन्फिडेंस और डिग्निटी वापस लाता है। शेल्टर प्लान करने के लिए गवर्नमेंट, NGO और कम्युनिटी सबका कोऑर्डिनेशन जरूरी होता है। मेन बॉडी। 1. इंपॉर्टेंस और ऑब्जेक्टिव्स ऑफ शेल्टर प्रोविजन। शेल्टर लोगों को वेदर, डिजीजेस और इनसिक्योरिटी से बचता है। इसके मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं तुरंत प्रोटेक्शन और सेफ्टी प्रोवाइड करना, विमेन, चिल्ड्रन, एल्डरली जैसे वल्नरेबल ग्रुप्स के लिए प्राइवेसी और कंफर्ट देना, कम्युनिटी को एक साथ रखकर उनकी लाइफ नॉर्मल करने में मदद करना। एग्जाम्पल, 2004 के सुनामी के बाद कोस्टल एरियाज में लोगों के लिए टेम्पररी शेल्टर्स बनाए गए जब तक परमानेंट हाउसेज रेडी नहीं हुए। 2. टाइप्स ऑफ शेल्टर्स। शेल्टर्स अलग अलग स्टेजेस के हिसाब से डिवाइड किए जाते हैं। इमरजेंसी शेल्टर्स डिजास्टर के तुरंत बाद बनाए जाते हैं, जैसे टेंट्स, स्कूल्स, हॉल्स या रिलीफ कैंप्स। टेम्पररी शेल्टर्स कुछ महीनों के लिए बनाए जाते हैं जहां सैनिटेशन और प्राइवेसी का ध्यान रखा जाता है। परमानेंट शेल्टर्स लॉन्ग टर्म रिहेबिलिटेशन के लिए बनाए जाते हैं जिसमें कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर और फैसिलिटीज होती है। एग्जाम्पल, गुजरात अर्थक्वेक 2001 के बाद अर्थक्वेक रेजिस्टेंट परमानेंट हाउसेज बनाए गए थे। 3. की रिक्वायरमेंट्स इन शेल्टर प्रोविजन। शेल्टर प्लान करते वक्त कुछ जरूरी चीजों का ध्यान रखा जाता है। साइट सिलेक्शन और सेफ्टी। सेफ एरिया में शेल्टर बनाना चाहिए जहां फ्लड, लैंडस्लाइड या फायर का रिस्क ना हो। एक्सेसिबिलिटी और नियर बाय फैसिलिटीज जैसे हॉस्पिटल और रोड होनी चाहिए। बेसिक फैसिलिटीज, पानी, सैनिटेशन, इलेक्ट्रिसिटी, ड्रेनेज और वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम होना चाहिए। वीमेन के लिए सेपरेट टॉयलेट्स और सेफ्टी का अरेंजमेंट जरूरी है। डिजाइन और कंस्ट्रक्शन लोकल मटेरियल और ट्रेडिशनल डिजाइन यूज करना चाहिए जो क्लाइमेट के हिसाब से सही हो। कम्युनिटी पार्टिसिपेशन से शेल्टर और इफेक्टिव बनता है। सोशल और साइकोलॉजिकल नीड्स कम्युनिटी एरिया और काउंसलिंग सेंटर्स होने चाहिए। फैमिलीज को एक साथ रखना सोशल स्ट्रेंथ बढ़ता है। कोऑर्डिनेशन और मैनेजमेंट गवर्नमेंट, NGO और एजेंसीज के बीच कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। बेनिफिशियरी लिस्ट और फेयर एलोकेशन सिस्टम ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। 4. चैलेंजेस इन शेल्टर प्रोविजन। शेल्टर देने में कई प्रॉब्लम्स आती है। लिमिटेड फंड्स और रिसोर्सेस, सेफ लैंड की कमी और लैंड डिस्प्यूट्स, डिफरेंट एजेंसीज के बीच पुअर कोऑर्डिनेशन, लॉन्ग टर्म शेल्टर्स में मेंटेनेंस प्रॉब्लम्स। एग्जाम्पल, 2013 उत्तराखंड फ्लड्स के बाद कई टेम्पररी शेल्टर्स ओवरक्राउडेड और अनहाइजीनिक हो गए थे। कंक्लूजन, शेल्टर देना सिर्फ घर बनाना नहीं है बल्कि लोगों की जिंदगी वापस नॉर्मल करने का प्रोसेस है। अगर प्लानिंग और कोऑर्डिनेशन सही हो तो अफेक्टेड फैमिलीज जल्दी रिकवर कर सकती है। फ्यूचर शेल्टर्स सस्टेनेबल और इंक्लूसिव होने चाहिए जिससे लॉन्ग टर्म रिकवरी पॉसिबल हो। इफ यू नीड द नोट्स ऑफ दिस वीडियो, देयर इज अ डाउनलोड लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। बी श्योर टू चेक इट आउट। थैंक यू। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। Question 7. Explain the steps involved in relief distribution. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें डिजास्टर के बाद रिलीफ मटेरियल्स डिस्ट्रीब्यूट करने के प्रोसेस के में स्टेप्स बताने हैं। मतलब ये समझाना है कि कैसे प्लानिंग, कोऑर्डिनेशन और मॉनिटरिंग के थ्रू अफेक्टेड लोगों तक मदद पहुंचाई जाती है। इसमें प्रेपरेशन, ट्रांसपोर्टेशन और एवैल्यूएशन के स्टेजेस भी एक्सप्लेन करने हैं। आंसर। इंट्रोडक्शन।
रिलीफ डिस्ट्रीब्यूशन डिजास्टर मैनेजमेंट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फेज होता है। इसका मतलब है डिजास्टर से प्रभावित लोगों तक फूड, पानी, मेडिसिन्स, कपड़े और शेल्टर जैसे एसेंशियल आइटम्स पहुंचना। इस प्रोसेस की सक्सेस प्लानिंग, कोऑर्डिनेशन और टाइमली डिलीवरी पर डिपेंड करती है। अगर रिलीफ सिस्टम ट्रांसपेरेंट और ऑर्गेनाइज्ड हो तो हेल्प उन लोगों तक पहुंचती है जिनको सच में जरूरत है। मेन बॉडी 1. असेसमेंट ऑफ नीड्स एंड प्लानिंग। इनिशियल असेसमेंट। सबसे पहला स्टेप होता है अफेक्टेड एरिया का असेसमेंट। यहां एस्टिमेट किया जाता है कि कितने लोग प्रभावित हुए हैं और उन्हें किस टाइप की हेल्प चाहिए। प्रायोरिटाइजेशन। असेसमेंट के बाद वल्नरेबल ग्रुप्स जैसे बच्चे, महिलाएं और बुजुर्गों को प्रायोरिटी दी जाती है। प्लानिंग। एक डिटेल्ड प्लान बनाया जाता है जिसमें रिसोर्सेज, ट्रांसपोर्ट रूट्स और टाइम शेड्यूल फिक्स किया जाता है। एग्जाम्पल 2013 उत्तराखंड फ्लड्स के बाद एनजीओएस और गवर्नमेंट एजेंसीज ने रिमोट विलेजेस के लिए प्रायोरिटी बेस्ड फूड और मेडिसिन सप्लाई की प्लानिंग की थी। 2. प्रोक्योरमेंट एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ रिलीफ मटेरियल्स। प्रोक्योरमेंट। रिलीफ आइटम्स वेयरहाउसेस, डोनेशंस या सप्लायर्स से कलेक्ट किए जाते हैं। ट्रांसपोर्टेशन। रिलीफ मटेरियल्स को ट्रक्स, हेलीकॉप्टर्स या बोट्स के थ्रू पहुंचाया जाता है डिपेंडिंग ऑन लोकेशन। स्टोरेज एंड सिक्योरिटी। लोकल रिलीफ सेंटर्स पर आइटम्स को सेफ रखा जाता है ताकि उनका मिसयूज ना हो। एग्जाम्पल केरला फ्लड्स 2018 के दौरान इंडियन एयरफोर्स ने इनएक्सेसिबल एरियाज तक रिलीफ आइटम्स एयरलिफ्ट करके पहुंचाए थे। 3. कोऑर्डिनेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। कोऑर्डिनेशन अमंग एजेंसीज। रिलीफ डिस्ट्रीब्यूशन एक कलेक्टिव एफर्ट होता है जिसमें गवर्नमेंट, एनजीओ और वॉलंटियर्स मिलकर काम करते हैं। इंसिडेंट कमांड सिस्टम जैसे फ्रेमवर्क कोऑर्डिनेशन को इजी बनाते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट्स। रिलीफ आइटम स्कूल्स, कैंप्स या कम्युनिटी सेंटर्स से डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। क्राउड मैनेजमेंट यहां बहुत जरूरी होता है। ट्रांसपेरेंसी। बेनिफिशियरीज की लिस्ट बनाकर और वेरीफाई करके इंश्योर किया जाता है कि मदद सच में अफेक्टेड लोगों तक पहुंच रही है। एग्जाम्पल ओडिशा साइक्लोन के दौरान गवर्नमेंट और एनजीओएस के बीच प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होने से रिलीफ फेयर और टाइम पर पहुंची। 4. मॉनिटरिंग, फीडबैक एंड एवैल्यूएशन। मॉनिटरिंग। डिस्ट्रीब्यूशन के दौरान कंटिन्यूअस सुपरविजन से प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई होती है। फीडबैक मैकेनिज्म। बेनिफिशियरीज से फीडबैक लिया जाता है ताकि प्रोसेस को और इम्प्रूव किया जा सके। एवैल्यूएशन। रिलीफ के बाद एक रिपोर्ट बनाई जाती है जिसमें अचीवमेंट्स और फ्यूचर के लेसन्स लिखे जाते हैं। एग्जाम्पल एनडीएमए हर मेजर डिजास्टर के बाद पोस्ट रिलीफ एवैल्यूएशन कराता है जिससे फ्यूचर प्लानिंग बेटर हो सके। कंक्लूजन। रिलीफ डिस्ट्रीब्यूशन का मेन गोल होता है अफेक्टेड लोगों तक टाइमली और प्रॉपर हेल्प पहुंचना। अगर प्लानिंग, लॉजिस्टिक्स और कोऑर्डिनेशन स्ट्रांग हो तो रिलीफ प्रोसेस स्मूथ और ट्रांसपेरेंट होती है। अकाउंटेबिलिटी और कम्युनिटी पार्टिसिपेशन इस प्रोसेस को और इफेक्टिव बनाते हैं। अच्छा रिलीफ डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम सिर्फ तुरंत मदद नहीं देता बल्कि फ्यूचर डिजास्टर्स के लिए भी तैयारी बढ़ता है। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Let's see the next question. Question 8. Describe the essential features of damage assessment. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें डैमेज असेसमेंट के मेन फीचर्स बताने हैं, मतलब यह प्रोसेस क्या होती है, इसका पर्पस क्या है और कैसे ये डिजास्टर के बाद रिलीफ और रिहेबिलिटेशन में हेल्प करती है। आंसर। इंट्रोडक्शन। डैमेज असेसमेंट एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस है डिजास्टर मैनेजमेंट के अंदर जिसमें डिजास्टर से होने वाले नुकसान का अंदाजा लगाया जाता है। इसका मैं एम है समझना कि कितना नुकसान हुआ है लोगों को, प्रॉपर्टी को और इंफ्रास्ट्रक्चर को। यह प्रोसेस गवर्नमेंट और एजेंसीज को हेल्प करता है रिलीफ, रिहेबिलिटेशन और रिकंस्ट्रक्शन के लिए प्लानिंग करने में। एनडीएमए के हिसाब से टाइमली और एक्यूरेट डैमेज असेसमेंट से रिसोर्सेस का सही एलोकेशन होता है और एजेंसीज के बीच कोऑर्डिनेशन स्ट्रॉन्ग बनता है। मेन बॉडी। 1. मीनिंग और ऑब्जेक्टिव्स ऑफ डैमेज असेसमेंट। मीनिंग। डैमेज असेसमेंट एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है जिसमें डिजास्टर के इम्पैक्ट का स्टडी किया जाता है लोगों, प्रॉपर्टी और इकोनॉमी पर। ऑब्जेक्टिव्स। फिजिकल, सोशल और इकोनॉमिक लॉसेस का एस्टिमेट निकलना। इमीडिएट रिलीफ और रिहेबिलिटेशन की जरूरत समझना। लॉन्ग टर्म रिकवरी और मिटिगेशन के लिए प्लानिंग करना। गवर्नमेंट और इंश्योरेंस के लिए फैक्चुअल डेटा देना। ये एक टेक्निकल और एडमिनिस्ट्रेटिव दोनों प्रोसेस है जो पोस्ट डिजास्टर एक्शंस को गाइड करता है। 2. टाइप्स ऑफ डैमेज असेसमेंट। ए. रैपिड प्रीलिमिनरी असेसमेंट।
डिजास्टर के 24 to 48 घंटे के अंदर किया जाता है, जिससे इमरजेंसी के स्केल का आइडिया मिलता है। जैसे 2004 सुनामी के बाद रैपिड टीम्स ने तुरंत असेसमेंट करके रिलीफ स्टार्ट किया था। बी, डिटेल्ड असेसमेंट। जब इमरजेंसी फेज खत्म हो जाता है तब डिटेल में डाटा कलेक्ट किया जाता है, हाउसिंग, एग्रीकल्चर, रोड्स और हेल्थ सेक्टर के लिए। सी, सेक्टरल असेसमेंट। स्पेसिफिक एरियाज जैसे वाटर, ट्रांसपोर्ट और एजुकेशन पर फोकस करके इनकी रिकवरी कॉस्ट एस्टिमेट की जाती है। हर लेवल का अपना इंपॉर्टेंस है और हर स्टेज डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है। 3. की फीचर्स ऑफ इफेक्टिव डैमेज असेसमेंट। एक्यूरेसी और टाइमलीनेस। डाटा जल्दी और सही होना चाहिए ताकि रिलीफ ऑपरेशंस डिले ना हो। कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज। इसमें फिजिकल, सोशल और इकोनॉमिक लॉसेस सब इंक्लूड होने चाहिए। कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट। लोकल लोगों से मिलने वाली इंफॉर्मेशन सबसे ऑथेंटिक होती है। टेक्नोलॉजी का यूज। GIS, ड्रोन और सैटेलाइट इमेजरी से असेसमेंट फास्ट और प्रिसाइज होता है। कोऑर्डिनेशन। अलग अलग डिपार्टमेंट्स और NGOs के बीच कोऑर्डिनेशन होना जरूरी है। स्टैंडर्ड फॉर्मेट्स। यूनिफॉर्म फॉर्मेट से रिपोर्ट्स कंपेयर करना आसान होता है। 4. प्रोसेस ऑफ कंडक्टिंग डैमेज असेसमेंट। डेटा कलेक्शन, फील्ड सर्वेज, रिमोट सेंसिंग और लोकल रिपोर्ट्स के जरिए। वेरिफिकेशन। डाटा को क्रॉस चेक करके सही इंफॉर्मेशन कंफर्म करना। क्लासिफिकेशन। डैमेज को माइनर, मॉडरेट और सीवियर कैटेगरीज में डिवाइड करना। रिपोर्टिंग। ऑफिशियल रिपोर्ट्स बनाना फंडिंग और पॉलिसी के लिए। अपडेटिंग। जैसे जैसे नई इंफॉर्मेशन मिलती है, असेसमेंट को अपडेट करते रहना। एग्जाम्पल, 2013 उत्तराखंड फ्लड्स के बाद मल्टी एजेंसी टीम्स ने सैटेलाइट और ग्राउंड सर्वेज दोनों से डिटेल रिपोर्ट बनाई थी। 5. चैलेंजेस इन डैमेज असेसमेंट। ट्रेन्ड मैनपावर की कमी, एजेंसीज के बीच कोऑर्डिनेशन का लैक, रिमोट एरियाज तक पहुंचना मुश्किल, टेक्नोलॉजी का लिमिटेड यूज डेवलपिंग कंट्रीज में। इन चैलेंजेस को ओवरकम करने के लिए ट्रेनिंग और मॉडर्न टूल्स का यूज बढ़ाना जरूरी है। कंक्लूजन। डैमेज असेसमेंट डिजास्टर के बाद प्लानिंग और रिकवरी का बेस होता है। इससे पता चलता है कि किस एरिया को सबसे ज्यादा हेल्प चाहिए और कैसे रिसोर्सेज डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। अगर ये प्रोसेस साइंटिफिक और टाइमली किया जाए तो डिजास्टर के इम्पैक्ट को बहुत हद तक कम किया जा सकता है। सिस्टमैटिक और टेक्नोलॉजी बेस्ड अप्रोच से ही इफेक्टिव डिजास्टर मैनेजमेंट पॉसिबल है। अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए डाउनलोड लिंक को जरूर चेक करें। थैंक यू। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 9. Incident command system is integral to disaster management. Comment. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें समझाना है कि इंसिडेंट कमांड सिस्टम ICS क्या होता है और डिजास्टर मैनेजमेंट में इसका क्या रोल है। हमें ये बताना है कि ICS कैसे काम करता है, उसके पार्ट्स क्या है और क्यों ये एक इफेक्टिव और जरूरी सिस्टम माना जाता है डिजास्टर रिस्पॉन्स के लिए। आंसर। इंट्रोडक्शन। इंसिडेंट कमांड सिस्टम ICS एक स्टैंडर्डाइज्ड और फ्लेक्सिबल मैनेजमेंट सिस्टम है जो किसी भी डिजास्टर या इमरजेंसी के दौरान कोऑर्डिनेशन और रिस्पांस के लिए होता है। इसका जन्म 1970 में USA के FIRESCOPE प्रोजेक्ट के दौरान हुआ था, जब वाइल्ड फायर्स के समय एजेंसीज के बीच कोऑर्डिनेशन में दिक्कत हुई थी। ICS एक क्लियर कमांड चेन, डिफाइंड रोल्स और कम्युनिकेशन सिस्टम प्रोवाइड करता है। यह डिजास्टर मैनेजमेंट का एक एसेंशियल हिस्सा है क्योंकि ये यूनिटी ऑफ कमांड और एफिशिएंट रिसोर्स यूज को इंश्योर करता है। मेन बॉडी। 1. कॉन्सेप्ट और ओरिजिन ऑफ ICS। ICS का विकास इसलिए हुआ क्योंकि बड़ा डिजास्टर होने पर कई एजेंसीज मिलकर काम करती हैं और कोऑर्डिनेशन के बिना कंफ्यूजन होता है। ये सिस्टम हर टाइप के इंसिडेंट, छोटे से लेकर बड़े, सब के लिए फिट होता है। इसका बेस है कुछ इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स जैसे यूनिटी ऑफ कमांड, कॉमन टर्मिनोलॉजी और इंटीग्रेटेड कम्युनिकेशन। ये एक मॉड्यूलर स्ट्रक्चर पे काम करता है जहां सिस्टम को सिचुएशन के हिसाब से एक्सपेंड या कॉन्ट्रैक्ट किया जा सकता है। 2. की कंपोनेंट्स और स्ट्रक्चर ऑफ ICS। ICS के कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं जो एक हायरार्की क्रिएट करते हैं। इंसिडेंट कमांडर पूरा ऑपरेशन हैंडल करता है और फाइनल डिसीजंस लेता है। कमांड स्टाफ पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, सेफ्टी ऑफिसर और लायसन ऑफिसर शामिल होते हैं। जनरल स्टाफ इसमें 4 सेक्शंस होते हैं। ऑपरेशन सेक्शन ग्राउंड लेवल एक्टिविटीज मैनेज करता है। प्लानिंग सेक्शन डेटा कलेक्ट करके एनालिसिस करता है। लॉजिस्टिक्स सेक्शन इक्विपमेंट, मैनपावर और रिसोर्सेज प्रोवाइड करता है।
फाइनेंस, एडमिनिस्ट्रेशन सेक्शन फाइनेंशियल और रिकॉर्ड कीपिंग हैंडल करता है। यह पूरा सिस्टम इंश्योर करता है कि सब रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्लियर हो। 3. रोल ऑफ ICS इन डिजास्टर मैनेजमेंट। ICS एक कोऑर्डिनेशन फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है जिससे मल्टीपल एजेंसीज एक साथ काम कर सकती है। इसके थ्रू कम्युनिकेशन और डिसीजन मेकिंग स्मूथ होता है। ICS का रोल हर स्टेज पर इंपॉर्टेंट है, प्लानिंग, रिस्पांस और रिकवरी तक। जैसे 2004 सुनामी या केरला फ्लड्स 2018 में ICS प्रिंसिपल्स ने रिस्पांस ऑपरेशंस को ऑर्गेनाइज करने में मदद की। इस सिस्टम से ड्यूप्लिकेशन ऑफ वर्क कम होता है और रिसोर्सेस सही जगह उस होते हैं। 4. एडवांटेजेस और इंपॉर्टेंस ऑफ ICS। कोऑर्डिनेशन, एजेंसीज के बीच टीम वर्क और अंडरस्टैंडिंग बढ़ता है। अकाउंटेबिलिटी, हर पर्सन का रोल क्लियरली डिफाइंड होता है। फ्लेक्सिबिलिटी, स्मॉल या लार्ज डिजास्टर दोनों के लिए उस किया जा सकता है। एफिशिएंसी, फास्ट डिसीजन मेकिंग और कम्युनिकेशन होता है। इंटरऑपरेबिलिटी, कॉमन लैंग्वेज और सिस्टम यूज होने से कंफ्यूजन कम होता है। इंडिया में भी NDMA ने ICS प्रिंसिपल्स को अडॉप्ट करने की सलाह दी है ताकि रिस्पॉन्स सिस्टम और स्ट्रांग हो। कंक्लूजन, इंसिडेंट कमांड सिस्टम डिजास्टर मैनेजमेंट का एक कोर एलिमेंट है जो कोऑर्डिनेशन और ऑर्गेनाइजेशन को एंश्योर करता है। ये एक स्ट्रक्चर्ड फ्रेमवर्क देता है जिससे मल्टीपल एजेंसीज एक गोल के लिए काम कर सकती है, लाइव्स बचाने और डैमेज कम करने के लिए। ICS के बिना डिजास्टर रिस्पॉन्स केओटिक हो सकता है, इसलिए इसका इम्प्लीमेंटेशन हर लेवल पर जरूरी है। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Let's see the next question. Question 10. Write short notes in 200 words on each of the following. A. Multi-agency coordination system. B. Key lessons for disaster manager. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एक्सप्लेन करने हैं। पहला, मल्टी एजेंसी कोऑर्डिनेशन सिस्टम, जिसमें बताना है कि कैसे अलग अलग एजेंसीज डिजास्टर के टाइम मिलकर काम करती है। दूसरा, वो की लेसन्स जो हर डिजास्टर मैनेजर को पास्ट एक्सपीरियंसेस से सीखने चाहिए ताकि फ्यूचर में मैनेजमेंट और इफेक्टिव हो सके। आंसर। इंट्रोडक्शन। डिजास्टर मैनेजमेंट एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें कई एजेंसीज जैसे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, NGO और लोकल अथॉरिटीज मिलकर काम करती है। मल्टी एजेंसी कोऑर्डिनेशन MAC सिस्टम का काम होता है इन सभी एजेंसीज के बीच कोऑर्डिनेशन बनाना ताकि डिजास्टर के दौरान रिस्पॉन्स फास्ट और ऑर्गेनाइज्ड हो। साथ ही हर डिजास्टर मैनेजर को पुराने डिजास्टर से मिलने वाले लेसन्स को समझकर फ्यूचर के लिए प्लानिंग करनी चाहिए। मेन बॉडी। A. मल्टी एजेंसी कोऑर्डिनेशन सिस्टम। मल्टी एजेंसी कोऑर्डिनेशन सिस्टम MACS एक फ्रेमवर्क है जो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस के बीच कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन बनाता है। इसका मेन पर्पस है रिसोर्स शेयरिंग, कम्युनिकेशन और डिसीजन मेकिंग को बेटर बनाना। की फीचर्स ऑफ MACS। कोऑर्डिनेशन अमंग एजेंसीज, सेंट्रल, स्टेट और लोकल लेवल के डिपार्टमेंट्स के साथ NGOs और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस को एक प्लेटफॉर्म पर लाता है। इंफॉर्मेशन शेयरिंग, रियल टाइम डाटा और रिसोर्स इंफॉर्मेशन शेयर करने की फैसिलिटी देता है। डिसीजन सपोर्ट, जॉइंट डिसीजन मेकिंग से रिसोर्स एलोकेशन और प्रायोरिटी सेटिंग इजी हो जाती है। रिसोर्स मोबिलाइजेशन, इमरजेंसी के वक्त मैनपावर और इक्विपमेंट को जल्दी मोबिलाइज करने में मदद करता है। एग्जाम्पल, 2013 उत्तराखंड फ्लड्स के दौरान NDRF, इंडियन आर्मी और लोकल अथॉरिटीज ने मिलकर काम किया, जिससे रिलीफ ऑपरेशंस फास्ट और ऑर्गेनाइज्ड हुए। इंपॉर्टेंस, MACS से डुप्लीकेशन ऑफ वर्क कम होता है, क्लैरिटी बढ़ती है और डिजास्टर रिस्पॉन्स ज्यादा इफेक्टिव होता है। B. की लेसन्स फॉर डिजास्टर मैनेजर। हर डिजास्टर मैनेजर को हर इंसिडेंट से कुछ सीखना चाहिए। ये लेसन्स उनके फ्यूचर प्लानिंग और प्रिपेयर्डनेस में हेल्प करते हैं। की लेसन्स इंक्लूड प्रिपेयर्डनेस और प्लानिंग। डिजास्टर से पहले हाई प्लान बनाना जरूरी है ताकि रिस्पॉन्स फास्ट हो। कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट, लोकल लोगों को इंक्लूड करना डिजास्टर के इम्पैक्ट को कम करता है। इफेक्टिव कम्युनिकेशन, क्लियर और क्विक कम्युनिकेशन से मिसइंफॉर्मेशन अवॉइड होती है। ट्रेनिंग और कैपेसिटी बिल्डिंग, रेगुलर ट्रेनिंग से टीम्स और एफिशिएंट बन जाती है। यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, GIS, सैटेलाइट्स और अर्ली वार्निंग सिस्टम्स रिस्पॉन्स को एक्यूरेट बनाते हैं। साइकोलॉजिकल सपोर्ट, विक्टिम्स के मेंटल और सोशल रिकवरी पर भी फोकस होना चाहिए। लर्निंग फ्रॉम पास्ट डिजास्टर्स, हर डिजास्टर सिस्टम के गैप्स दिखाता है, इन्हें इंप्रूव करके रेजिलियंस बढ़ाई जा सकती है। एग्जाम्पल,
2004 सुनामी के बाद इंडिया ने सुनामी अर्ली वार्निंग सेंटर बनाया। ये एक स्ट्रॉन्ग लेसन था डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस के लिए। कंक्लूजन, मल्टी एजेंसी कोऑर्डिनेशन सिस्टम और डिजास्टर मैनेजर्स के लेसन्स दोनों हाई इफेक्टिव डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। MACS से एजेंसीज के बीच कोऑर्डिनेशन इंप्रूव होता है और लेसन से सिस्टम और स्ट्रांग बनता है। इन दोनों का कॉम्बिनेशन डिजास्टर मैनेजमेंट को ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड और पीपल सेंट्रिक बनाता है। Before we end, please like, share and subscribe the channel for more such study materials and one important information, अगर आपको नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड लिंक दिया हुआ है, जरूर चेक करें। थैंक यू।